इस सवाल को अगर आप निकालें तो अपने पास क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उसमें वर्क इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है वर्क, वो क्या होता है पी कॉस थीटा। यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है ना, तो इसके लिए लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी कॉस थीटा। और टॉर्क इज इक्वल टू अपने पास होता है एम बी साइन थीटा। अपने को टॉर्क निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, टॉर्क बाई डब्लू इज इक्वल टू कितना आया 10 थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू डब्लू की वैल्यू है √3, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो कितना आया आंसर 3 जूल के बराबर। ठीक है, जूल नहीं होना चाहिए, टॉर्क है तो टॉर्क को न्यूटन मीटर होना चाहिए, यूनिट गलत दिया है तो न्यूटन मीटर आप लिख सकते हैं, है ना। न्यूटन मीटर बाद में जूल के बराबर ही हो जाता है, तो ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू 3 न्यूटन मीटर और जूल लिख सकते हैं आप। बोला है इस सवाल में, बोला है पॉइंट ए एंड बी आर सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट। तो अगर एक स्मॉल बार मैग्नेट है, उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर एंड ऑन अपोजिट साइड। तो मान लो ये है a, तो दूसरा जिस x डिस्टेंस पे, तो दूसरा है b जो कि 3x डिस्टेंस पे है। तो अपने पे पास x के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए तो कितना है म्यू0/4 पाई, म्यू0/4 पाई कितना है ये अपने पास m/x³ और ये है अपने पास b इज इक्वल टू म्यू0/4 पाई 3m/3x³। दोनों को डिवाइड कर दो, बी ए बी बी, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी, डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 27/1, थर्ड ऑप्शन। सवाल बोल रहा अपने पास दो आइडेंटिकल स्मॉल मैग्नेट्स हैं जिसका डायपोल मोमेंट m दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2d है। तो अपने को बताना है कि एग्जैक्टली बीच में कोई पॉइंट है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मान लो अगर अपने पास साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है ना, इसका नॉर्थ इधर साउथ इधर, या साउथ इधर नॉर्थ इधर, जिधर भी ले लेते हैं, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा वो आगे की तरफ रहेगा, क्योंकि एक्सेल पे आगे की तरफ होता है बी ए, और बी वाले के लिए के कारण अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो हो जाएगा बी बी। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा बी। तो बी ए कितना होगा अपने पास, बी ए कितना होता है एक्सेल के लिए कितना होता है म्यू0/4 पाई, म्यू0/4 पाई 2m/d², क्योंकि ये सेपरेशन यहां से यहां तक मिड पॉइंट बोला, तब तो ये d हो जाएगा, आ गया। D³ आएगा सर वो। हाँ d³ है ना। अगर बी बी लिखे मैग्नेटिक फील्ड एट बी, तो ये आ जाएगा म्यू0/4 पाई m³ m डिवाइडेड बाई d³ के बराबर। ठीक है, m डिवाइडेड बाई d³ के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए ये होता है, तो ये दोनों निकल गया। अब रिजल्टेंट अपने को अगर निकलना है, रिजल्टेंट अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, बी ए का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर। रिजल्टेंट निकालो, कॉमन टर्म बाहर आ जाएगा, तो म्यू0 × m/4 पाई d³ बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है अपना वो फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट। सो द कंसेप्ट इज फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट, फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट, टू बार मैग्नेट। अच्छा, दो बार मैग्नेट के बीच का फोर्स क्या होता है वो अपने को देखना है। देख बेटा, मान ले एक बार मैग्नेट मैंने यहां रखा है और दूसरा बार मैग्नेट यहां रखा है, ठीक है, इसका M1 इसका M2। तो M1 के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर सपोज डी सेपरेशन में है, अगर डी सेपरेशन में है ना, तो इन दोनों में कुछ फोर्स लग रहा होगा या पहले मैग्नेटिक फील्ड रख रहा होगा, ठीक है। तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा। तो B1 कितना होगा बेटा, B1 अगर देखा जाए तो
किसी भी डिस्टेंस अगर x पे रखा होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 अपॉन d का पावर 3 के बराबर होता है ना। तो किसी x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका, अगर x डिस्टेंस ले रहे हैं है ना, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x ही रखते हैं, इन जनरल x ले लेते हैं है ना। तो अगर x डिस्टेंस पे होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नॉट/4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब के बराबर होता मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता, अगर इसको हम लोग लिखे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता, m2 × b1 के बराबर विथ अ माइनस साइन। तो इसको अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख दें तो ये कितना आएगा, -म्यू नॉट/4 पाई m1 × m2 अपॉन एक्स क्यूब के बराबर। अब अपने को पता है F इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, du/dx लिख सकते हैं। सेम टाइप का केस हम लोग स्टडी किए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें विथ अ माइनस साइन, इसको डिफरेंशिएट करें है ना, इसको डिफरेंशिएट करें तो x को डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, देख लो कितना आ जाएगा। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉमन हो जाएगा म्यू नॉट/4 पाई m1 × m2 और इसका डिफरेंशिएशन अगर करें हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करें तो कितना आ जाएगा, -3 बाहर आएगा डिवाइडेड बाई x का पावर 4 हो जाएगा। तो बाकी सारे चीजें कांस्टेंट हैं। अगर किसी डिस्टेंस पे रखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कैसा प्रोपोर्शनल है, वो x का पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स है अपना वो x का पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये है अपना कंसेप्ट कि फोर्स जो है वो x का पावर 4 का प्रोपोर्शनल। देखो बेटा, सबसे पहले अगर अर्थ मैग्नेटिज्म में हम लोग बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अर्थ मैग्नेटिज्म। सो लिख लिया जाए अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो, सबसे पहली बात जो मानी गई थी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों दिख रहा है, तो ऐसा माना जाता था कि अर्थ के कोर में बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है ना, जो कि गलत हुआ। तो बाद में दूसरा रीजन ये हुआ कि अर्थ के कोर में बहुत सारा मोल्टन मेटल है ना, जो कि मोल्टन मेटल है वो जनरली निकल एंड आयरन है। तो मोल्टन मेटल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रेवल कर रहा है और अर्थ के रोटेशन के कारण, वो इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि रोटेट हो रहे हैं, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा मतलब करंट है। करंट अगर देख रहा है, करंट कैरिंग लूप के जैसा वो है, यानी कि वो सोलेनॉइड के जैसा है। तो जिसके कारण ये बताया गया कि अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। ठीक है, तो अर्थ के कारण जो, या अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस, वो किसके कारण है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मोल्टन मेटल जो कि आयरन एंड निकल है। एंड उसी इफेक्ट का नाम दिया गया डायनामो इफेक्ट, उसी इफेक्ट का नाम दिया गया डायनामो इफेक्ट, डायनामो इफेक्ट। ठीक है, तो अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों है, अर्थ में, या अर्थ के पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्यों है, क्योंकि अर्थ के कोर में बहुत सारे मोल्टन मेटल हैं और वो सभी रोटेट हो रहे हैं। और क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा अपना, जिसके कारण वो भी रोटेट हो रहा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स या मोल्टन मेटल के पार्टिकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो भी रोटेट हो रहा। अगर वो रोटेट हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट कैरिंग वायर जैसा उसको आप मान सकते हैं, जो कि सोलेनॉइड के जैसा है। और उसी के कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एग्जैक्टली सिमिलर टू बार मैग्नेट है। अच्छा, बहुत बढ़िया, यहां तक तो हम लोग समझ गए। अच्छा, अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को, मान लो ये बार मैग्नेट है और इसको हम लोग है ना रखते हैं, इसको हम लोग लटकाते हैं, यहाँ पे लटकाते हैं, तो ये बार मैग्नेट जो कि टिल्ट होगा तो ये दो काम करेगा। एक तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अब देखो बेटा ये क्या है अपने पास, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये है ज्योग्राफिकल साउथ। तो ये जो पॉइंट करेगा अपने को वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ नहीं देगा। जो अपना कंपास होता है वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं देता है। इसीलिए हम लोग एक डेफिनेशन में भी बात किए थे
कि वो नियरली होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो क्या होगा जब आप रखेंगे तो ये दो काम करेगा, एक तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन करेगा पहले, और दूसरे जो अपना एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, उससे थोड़ा डिप भी हो जाएगा, है ना, थोड़ा नीचे झुकेगा। तो दो चीज होगा, एक टिल्ट होगा दूसरा डिप होगा, एक टिल्ट होगा दूसरा डिप होगा। अच्छा, यानी कि दो एंगल की बात करेंगे हम लोग, है ना, दो एंगल की बात करेंगे हम लोग। तो वो जो टिल्ट हो रहा है, मतलब अब देखो एक प्लेन कौन सा होगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस कौन सा होगा, एक्सिस कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे क्या, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कंटेन करता है, किसको किसको कंटेन करता है, किसको किसको कंटेन करता है, तो आप बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल एक्सिस को या ज्योग्राफिकल जो अपने पास पोल्स हैं उसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस। अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात की जाए तो क्या होगा, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि पास कर रहा है ज्योग्राफिकल एक्सिस से, है ना, जो कि पास कर रहा है एक्सिस से, ज्योग्राफिकल एक्सिस से, उसको क्या बोला गया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोला गया। मतलब यहां से पास करता हुआ, मतलब यहां से पास करता हुआ जो अपने पास प्लेन होगा, है ना, बाहर की तरफ आता हुआ वो प्लेन होगा, वो क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। अपने को पता मैग्नेटिक मेरिडियन भी होगा, आप चाहो तो बोल सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस भी है अपने पास, मैग्नेटिक एक्सिस भी है, यहां से एक प्लेन पास कर रहा होगा जिसको आप ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो लगभग 11.3 डिग्री आसपास होता है, 11.3 डिग्री आसपास होता है। कहां पर, पोल पर होता है, पोल पर टिल्टिंग सबसे ज्यादा होती है इसकी। अच्छा, अगर अगर और थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझने लगे, तो जो कंपास बता रहा अपने को वो एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं है ना, वो थोड़ा सा टिल्टेड है। अब कई बार बुक में बेटा या कई जगह पे अपना कंफ्यूजन होगा, आप सपोज एक बार मैग्नेट को लटकाते हैं तो क्या होगा, उसका नॉर्थ पॉइंट करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, बट वहां पर मैग्नेट का जो अर्थ के अंदर हम लोग बार मैग्नेट को ड्रॉ किए हैं, तो उस मैग्नेट का क्या होगा, साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ अगर पोल रहता तो नॉर्थ एंड नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करते, तो अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब यहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ मैग्नेटिक साउथ है यहां पर, और यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ है। फील्ड लाइंस किधर से आ रही है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर इधर जा रही है। किसी भी पॉइंट पे जो एंगल है उसको हम लोग लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं, तो हम लोग लैटिट्यूड एंगल को लैम्डा से लिख चुके हैं। ठीक है, कि अगर मैग्नेट के लिए नॉर्थ इससे परपेंडिकुलर, अगर नॉर्थ हम लोगों को बताना है, साउथ बताना है, उसके बाद यहां से कोई अगर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करें, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर्स हम लोग बोल सकते हैं, है ना। इसे अगर ज्योग्राफिकल इक्वेटर हम लोग बोल सकते हैं, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो अगर हम लोग कंपास को लाएंगे तो सोचो क्या होगा, ये जो बेटा डिप होता है ना, कंपास जो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिप हो रहा था, है ना, डिप हो रहा था, इसको आप डिप एंगल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिप हो रहा था। तो अगर आप बार मैग्नेट को लेकर साउथ पोल पर आ जाए, है ना, तो डिप एंगल को हम लोग डेल से डिनोट करेंगे, डिप एंगल, डिप एंगल। तो अगर मैं बार मैग्नेट को लेकर साउथ पोल पे चला जाऊं तो नॉर्थ पोल कैसा हो जाएगा, एकदम नीचे, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा साउथ तो नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कैसा हो जाएगा, या मैग्नेट का नॉर्थ कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये बात समझ में आया। तो यहां पर जो डिप एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप दूसरे पोल पर आ जाएं, दूसरे पोल पे आ जाएं, डिप क्या हो रहा है बेटा, डिप ये दिखा रहा है कि वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इस पे भी हम लोग एंगल पे क्या होता है चर्चा करेंगे, बट फिलहाल अगर सुनने के लिए बस रखा जाए, तो यहां पर आप रखते हैं अगर बार मैग्नेट को, कोई भी पोल हो, तो अपना बार मैग्नेट क्या हो जाएगा, वो सीधा का सीधा नीचे की तरफ खड़ा हो जाएगा। अगर नीचे क्या है, क्या है, क्या है, अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ की तरफ जाएगा। जैसे ही आप नॉर्थ पोल पर आ गए तो साउथ पोल नीचे की तरफ आ जाएगा, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ चल जाएगा बार मैग्नेट का। ये तो बात करते हैं हम लोग कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलता है। क्या ये समय के साथ हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या ये चेंज होता है, होता क्या है, और पता कैसे चलता है। तो देख बेटा, हम लोग
कुछ चीजें देखते हैं। आपको अगर बोला जाए कि चेंजिंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ऑब्जर्व की जाती है ना, कैसे ऑब्जर्व की जाती है, मतलब क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह का चेंज होता है। जैसे अगर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मैं बोलूं, इस जगह का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, आज से 10 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, 15 साल बाद और चेंज हो जाएगा। मतलब समय के साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता रहेगा। तो कैसे पता चलेगा कि, और पता कैसे चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुआ है? तो इसका आंसर है, 3 चीजों से हम लोग पता करते हैं, है ना। तो ये कंफर्म किया जाता है, ये कंफर्म किया जाता है सबसे पहला किससे? ओल्ड ब्रिक लाइंस, अभी बताऊंगा, ओल्ड ब्रिक लाइंस। दूसरा, ओल्ड मोराल पेंटिंग से, पेंटिंग से। और तीसरा, सी रॉक से। अच्छा, देखो ओल्ड ब्रिक लाइन का मतलब क्या होता है? जब ब्रिक्स बनते हैं तो वो मोल्टन जो सैंड वगैरह होते हैं वहां पर, उसको आप क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में पहले लाते हैं, उसके बाद ब्रिक बनाया जाता है। तो वहां पर कुछ पार्टिकल्स है जिसमें आयरन भी है, आयरन निकल भी होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं उस टाइम पे, जो मैग्नेटिक मोल्टन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है या पार्टिकल है अपने, वो फ्री टू मूव है। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स ऑफ आयरन कोबाल्ट है, आयरन कोबाल्ट या निकल है, वो उस समय पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अलाइन खुद को अलाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को अलाइन करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ठंडा हुआ तो ब्रिक बन गया, मतलब उसका पैटर्न फिक्स हो गया। अब आज से 10 साल 20 साल के बाद जब आप देखेंगे, जब यहाँ का फील्ड लाइंस चेंज हो चुका है थोड़ा सा, बट बट जो ब्रिक्स में है उसका फील्ड लाइंस तो अभी भी सेम ही है, तब हम लोग पता करते हैं कि पहले कैसा था। सिमिलरली मोरल पेंटिंग, अब कुछ पेंटिंग कलर्स जब होते हैं, बहुत सारे पेंटिंग कलर्स जो होते हैं, उसमें उसमें भी यही मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं। तब जब आप पेंट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो फ्लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, वो खुद को उस समय के वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ उसके अकॉर्डिंग खुद को अलाइन कर लेती हैं। फिर आप कुछ सालों बाद उसी अलाइनमेंट को चेक करके बताते हैं कि इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ होगा। सिमिलरली सी रॉक्स, तो बहुत सारे सी रॉक्स जो है समुद्र के अंदर जो रॉक्स मिलते हैं अपने को, वहां से भी हम लोग बताते हैं कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा हुआ होगा। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, सबसे पहला, वेरिएशन, वेरिएशन और डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन एंगल, वेरिएशन और डिक्लिनेशन एंगल, जिसे आप थीटा से भी डिनोट करते हैं। ये वो एंगल है ना, अभी इस पे भी हम लोग बात करेंगे, जो कि याद करो हम लोग जो 11.3 लिखे थे, यानी कि जो ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल था वही है वेरिएशन और डिक्लिनेशन एंगल। दूसरा, दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा बात करें तो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डिप एंगल, इंक्लिनेशन और डिप एंगल, इंक्लिनेशन और डिप एंगल। तीसरा, तीसरा डिप एंगल कौन सा था बेटा? याद करो जब बार मैग्नेट को आप रखते थे तो वो हॉरिजेंटल से थोड़ा सा नीचे आ जाता था, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप एंगल। कैसे और क्यों आता है वो हम लोग देखेंगे। तीसरा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपने को चर्चा करनी है तो तीन चीजों की चर्चा बहुत अनिवार्य है। एक है क्या, डिक्लिनेशन एंगल या वेरिएशन एंगल, दूसरा है इंक्लिनेशन और डिप एंगल, तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तीन पता हो तो हम लोग अर्थ के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट के पे कितना है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, अरे अब हम लोग बात करें वेरिएशन और डिक्लिनेशन एंगल होता क्या है। ठीक है, तो ये वो एंगल है जो ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बना हुआ हो। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन को अगर हम लोगों ने जीएम लिखा, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन लिखा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अपने पास थीटा के बराबर है, वही है डिक्लिनेशन एंगल। फॉर एग्जांपल सपोज ये बुक अगर मैं लूं, ये बुक लूं, तो एक प्लेन अपने पास कौन सा है, एक प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन, ऊपर से आपको दिख रहा होगा। तो एक है मैग्नेटिक मेरिडियन, मान लो ये अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है अपने को वो है क्या, डिक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो इसको लिख रहे, इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो लिख देते हैं, द एंगल बिटवीन द angle the angle between geographic and magnetic meridian is called declination, is called declination angle। ठीक है, सो वैसे पॉइंट जहां पर डिक्लिनेशन सेम है, डिक्लिनेशन मतलब क्या, डिक्लिनेशन मतलब क्या, जो कंपास, अब डिक्लिनेशन को और ज्यादा फील करे तो क्या होगा कि कंपास जहां पे डायरेक्शन दिखा रहा होगा, मान लो कंपास इस डायरेक्शन में दिखा रहा है ना, कंपास देखो क्या इसी में, कंपास फोन में भी आप देख सकते हैं, है ना, फोन से भी आप देखकर ये कर सकते हैं। कंपास, कंपास है क्या, नहीं है, शाबाश, नहीं है, कोई बात नहीं, तो हटा दो फिर। मान लो कंपास इस डायरेक्शन में अपने को दिखा रहा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, और ये डायरेक्शन है एक्चुअल नॉर्थ का, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या बताया अपने को, डिक्लिनेशन। तो वैसे पॉइंट जहां पर, वैसे सारे पॉइंट जहां पर डिक्लिनेशन की वैल्यू समान हो तो उसे पॉइंट को बोलते हैं हम लोग आइसोगोनिक, आइसोगोनिक लाइंस। अब उन सब पॉइंट को आप एक लाइन से कनेक्ट कर दीजिए तो वही बनाया है क्या, आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस। So line which consist of all the point where all the point where declination where declination is same। ठीक है, अच्छा, डिक्लाइन सेम हो रहा मतलब सभी का एंगल सभी सेम ही है। अच्छा, वैसे सारे पॉइंट जहां पे डिक्लिनेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो उन सब को हम लोग अगोनिक लाइन बोला जाता है, अगोनिक लाइन, अगोनिक लाइन। हाँ, याद करने का आप एक तरीका दिमाग में रख सकते हैं, याद करो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, अगर सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, मतलब सभी एक ही कंपास को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, मतलब उस पूरे जगह पे डिक्लिनेशन सेम है, सेम लाइन में जा रहा, सभी जगह पे डिक्लिनेशन सेम ही होता जा रहा, मतलब वो कहीं और गया नहीं है, वो सभी आइसोगोनिक है ना, सेम जा रहे हैं, आइसोगोनिक है। बट अगर वो ऐसे लाइन में जाएं जहां का डिक्लिनेशन की वैल्यू
जीरो हो तो लाइन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट वेयर डिक्लिनेशन डिक्लिनेशन को थीटा से डिनोट कर रहे हैं, डिक्लिनेशन इज जीरो। तो उस सभी पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बना है उसे अगोनिक लाइन बोला जाएगा। एंगल ऑफ डिप का एंगल, इसका मतलब क्या है बेटा, है ना, कि मान लो यहां पर मैग्नेटिक मरेडियन ही है, आप मैग्नेटिक मरेडियन में, क्यों, क्योंकि मैग्नेट डिप किधर होगा, मैग्नेटिक मरेडियन में होगा। तो आपने यहां पर लगाया, ये मैग्नेट नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो अगर मैंने मैग्नेट लगाया है तो अपना जो मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में अगर आया, अपना मैग्नेट इस डायरेक्शन में आया, इसका मतलब क्या है बेटा, कि अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो एंगल नीचे की तरफ गया है इसी को एंगल ऑफ डिप बोला, ठीक है, इसी को एंगल ऑफ डिप बोला। तो एंगल ऑफ डिप आप क्या डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं, सोचो क्या बोल सकते हैं आप, कि अगर मैग्नेटिक मरेडियन में एक बार मैग्नेट को रखा जाए तो वो खुद को इंक्लाइन कर लेता है, किसके तरफ, अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंक्लाइन कर लेता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना डिप गया है, नीचे की तरफ झुका है, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। यही हो गया डेफिनेशन, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिखना चाहें तो लिख देते हैं, इट इज द एंगल, पहला डेफिनेशन, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए यार, इट इज द एंगल, इट, ठीक है ना, हाँ, इट इज द एंगल which the direction of angle which the direction of resultant magnetic field resultant magnetic field of earth subtend with horizontal with horizontal line in मैग्नेटिक मरेडियन। दूसरा डेफिनेशन, मैग्नेटिक मरेडियन, दूसरा डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, इट इज द एंगल which a freely suspended magnet which a freely suspended magnet makes with horizontal line with horizontal line with horizontal line in magnetic meridian in magnetic meridian। अच्छा, देख बेटा, ये अपने टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल डेल है अपने पास, तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट लाएं तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, अगर इस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा बी कॉस डेल के बराबर, और यही है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और नीचे की तरफ जो आया वो आया बीवी, यानी बी साइन डेल के बराबर, ठीक है।
याद करो अभी लैटिट्यूड एंगल लिखे थे हम लोग, तो एक रिलेशन है जो कि लैटिट्यूड एंगल एंड डिप एंगल के बीच में होता है, दैट रिलेशन इज 10 लैम्डा, जो कि लैम्डा लैटिट्यूड एंगल था, इज इक्वल टू 10 डेल अपॉन 2 के बराबर। इसी को लैटिट्यूड एंगल बोला हम लोगों ने। अच्छा, अब वापस वही पॉइंट्स जो इससे पहले हम लोग लिखे थे, ठीक है। आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइन, तो वैसे लाइन जिनके लिए एंगल ऑफ डिप बराबर हो, वो लाइन, या फिर ऐसे पॉइंट है जिनके लिए एंगल ऑफ डिप बराबर हो, और उन सभी पॉइंट को कंसिस्ट करता हुआ जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा उसी को क्या बोला जाएगा, आइसोक्लिनिक लाइन बोला जाएगा। तो लाइन विच कंटेन the line which contain same dip angle is known as पता है अपने को, आइसोक्लिनिक। अच्छा, अगर अक्लिनिक बोला जाए, अक्लिनिक, अक्लिनिक लाइन का मतलब क्या जीरो हुआ, डिप। जीरो डिप एंगल, है ना। तो लाइन विच कंटेन जीरो डिप एंगल is known as ठीक है। ये जो डिप एंगल है बेटा, ये जो डिप एंगल है, ये मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिप सर्कल। सो इट इज मेजर्ड, अभी बात करेंगे उस पे भी, इट इज मेजर्ड विथ डिप सर्कल, डिप सर्कल, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिप सर्कल। आइए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल component of horizontal component of earth magnetic field, of earth's magnetic field, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो देख बेटा, अगर ये बी है, यहां पर था बी एच, यहां पर है बी एच, इसी को हम लोगों ने लिखा था बी एच, और उसकी वैल्यू थी बी कॉस डेल के बराबर। ये था वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, जिसको हम लोगों ने लिखा था बी साइन डेल, है ना। अगर हम लोग लिखे बेटा बी वी अपॉन बी एच के बराबर, तो किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको निकाले तो ये 10 डेल के बराबर हो जाएगा, 10 डेल। अगर आप लिख दे बेटा बी कैसे आएगा, बी आएगा अंडर रूट ऑफ बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करोगे तो बी आ जाएगा, जो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो वैसे सारे लाइन जहां पर सेम अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसो डायनामिक लाइंस। तो आइसो डायनामिक लाइंस, so the lines which contain which contain the line which contain same value of b and bh is called isodynamic line। वैसे लाइन जहां पर b और b क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, और bh क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों लाइन या ये दोनों वैल्यू जहां पे बराबर होते हैं और जो लाइन होता है उसे हम लोग आइसोडायनामिक लाइंस बोलते हैं। एपरेंट एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेटा, ट्रू एंगल ऑफ डिप कब आया था, जब मैग्नेटिक मरेडियन में था, तो ये था मैग्नेटिक मरेडियन। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि हम लोग जब मैग्नेटिक
कंपास अपना लेकर आए तो उसको आपने मैग्नेटिक मरेडियन में नहीं रखा था, कोई एपरेंट मैग्नेटिक मरेडियन था, है ना, कोई दूसरा मैग्नेटिक मरेडियन था, एपरेंट मैग्नेटिक मरेडियन था, कोई दूसरा था। आपने वहां पे तो बार मैग्नेट रख दिया, अब बार मैग्नेट अपना एंगल दिखा रहा था। मान लो इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा हो, है ना, तो ट्रू मैग्नेटिक मरेडियन और किसमें किसमें एपरेंट मैग्नेटिक मरेडियन के बीच में एंगल अल्फा है। तो मान लो वही नोटबुक अगर लिया जाए, है ना, ये अपने पास है ट्रू मैग्नेटिक मरेडियन, ये है एपरेंट मैग्नेटिक मरेडियन, तो दोनों के बीच में कोई एंगल अल्फा है, दोनों के बीच में कोई एंगल अल्फा है। तो अगर इसका प्रोजेक्शन इधर लेना है अपने को, है ना, तो आपने मैग्नेटिक मरेडियन में नहीं रखा इस बार, मैग्नेट अपरेंट मैग्नेटिक मरेडियन में रखा है। तब जब आप कंपोनेंट लेंगे बेटा, जब आप कंपोनेंट लेंगे तो बी एच का एक कंपोनेंट उधर आ जाएगा, और बीवी तो सेम है ना, बीवी तो सेम रहेगा। ये कितना आ जाएगा, बी एच डैश, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा बी एच कॉस अल्फा के बराबर। तो इस केस में आप लिखेंगे अगर, अब इस केस में अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो इस केस में लिखना अगर हम लोग स्टार्ट करें बेटा, तो एपरेंट डिप एंगल अगर हम लोग लिख रहे हैं एपरेंट डिप एंगल, तो 10 डेल डैश, डेल डैश कितना है, क्या है अपने पास, एपरेंट डिप एंगल, ये है एपरेंट डिप एंगल, और डेल क्या है, ट्रू डिप एंगल, डिप एंगल, ठीक है। तो 10 डेल डैश किसके बराबर होगा, बीवी अपॉन बी एच डैश के बराबर होगा, और बीवी किसके बराबर है, वो तो सबके लिए सेम ही है, बी साइन डेल के बराबर है, डिवाइडेड बाय बी एच किसके बराबर है, बी एच डैश किसके बराबर है, बी एच, है ना, बी एच क्या होता था, बी इंटू कॉस डेल, और ये हो गया बी एच, और कॉस अल्फा, तो बी भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहां से 10 डेल डैश अपेरेंट डिप एंगल इज इक्वल टू क्या आया, ट्रू डिप एंगल, ट्रू डिप एंगल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। तो अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मरेडियन एंड एपरेंट मैग्नेटिक मरेडियन। ठीक है ना, ये जो डायग्राम है ये है डिप सर्कल का। तो याद करो डिप एंगल को मेजर हम लोग किस में करते हैं, डिप सर्कल में करते हैं। तो डिप सर्कल एक्चुअली में होता क्या है, ये बक्सा जैसा होता है। इस बक्से को लेकर सपोज इस रूम का ही अपने को क्या मेजर करना है, अपने को इस रूम का ही अगर एंगल ऑफ डिप मेजर करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डिप सर्कल को लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं बहुत सिस्टमैटिक डायग्राम बनाऊं और सिंप्लीफाइड वर्जन बनाने का कोशिश करूं, तो ये एक बहुत बड़ा सा सर्कल है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, भाई साहब इधर आ जाओ, हाँ, इसके बाद इधर क्या होता है, नीचे एक बेस होता है, एक बेस होता है, और इस बेस के नीचे भी एक सर्कल है, ठीक है, इस बेस के नीचे भी एक सर्कल है, ये नीचे की तरफ स्टैंड वगैरह। अब यहां पर भी रीडिंग्स के लिए दी हुई है, मार्किंग की हुई है। यहां पर रीडिंग्स के लिए दिया जाए तो ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब यहां पर अपने पास नीडल है, ठीक है। तो करते क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले ले जाते हैं, मान लो इसी एंगल इसी रूम का अगर अपने को डिप सर्कल मानना है, तो हम लोग ले जाते हैं इसको, पहले एक जगह रखें, एक जगह रखें, और इसका बक्से का ऊपर वाला जो है वो घूम सकता है, तो हम लोग पकड़ के उसको रखें। अब पकड़ के रखें तो उस टाइम पे जो डिप है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते, तो मान लो पहले केस में डिप आ गया है, कुछ डेल वन आया है, तो हम लोगों ने पहला नोट डाउन कर लिया। अब उस बक्से को हम लोग लेके पूरी तरह से 90 डिग्री इंक्लाइन करते हैं या रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे में बॉटम जो है वो बता देता अपने को कि 90 डिग्री आप रोटेट करें। तो जैसे ही 90 डिग्री आप रोटेट करें तो वहां पर डेल टू दिख जाता अपने को, डेल टू मेजर कर लेते हैं। अब ये डेल वन है, ये डेल टू है, मतलब दो एपरेंट डिप एंगल है, एक है डेल वन और एक है डेल टू, दो एपरेंट डिप एंगल है। तो रिलेशन क्या आता है, जो रिलेशन आता है वो आता है कॉट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर
डेल वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल टू। डेल वन डेल टू क्या है? ये एपरेंट एंगल्स हैं, एपरेंट डिप एंगल्स हैं। और डेल क्या है? ये ट्रू एंगल है। तो अगर बोला जाए कि रेशियो या फिर रिलेशन बिटवीन टू एपरेंट एंगल्स, तो आप क्या बता सकते हैं? कॉट डेल इज इक्वल टू कॉट डेल वन प्लस कॉट डेल टू, या कॉट स्क्वायर डेल वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल टू लिख सकते हैं। देखो कैसे हुआ। इसका अगर वर्किंग समझना है तो हम लोग सबसे पहले लेके आए डिप सर्कल को। डिप सर्कल क्या है? एक सर्कल है जो कि वर्टिकल प्लेन में है, आप उसको लेके आए किसी भी जगह रखें। तो पहला आपने क्या देखा? डेल वन देखा। उसके बाद आप एग्जैक्टली उसे 90 डिग्री टर्न करते हैं और वहां पर डेल टू दिखा, फिर आप रिलेशन लिख देते हैं। समझ में आया?